नमस्कार। हम अक्सर अपने अधिकारों की बात करते हैं, है ना? संविधान हमें क्या देता है, हमें क्या मिलना चाहिए। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं? एक नागरिक होने के नाते हमसे क्या उम्मीद की जाती है? आज हम भारतीय संविधान के उसी हिस्से पर बात करने वाले हैं जो इसी जिम्मेदारी की बात करता है। भाग 4A, जिसे मौलिक कर्तव्यों यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज के तौर पर जाना जाता है। हमारे पास इस विषय पर कुछ विस्तृत नोट्स हैं जिनके आधार पर हम इस पहलू को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज इसी जिम्मेदारी वाले अध्याय को खोलते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये जानना दिलचस्प है कि ये हिस्सा मतलब भाग 4 हमारे संविधान निर्माताओं ने शुरुआत में नहीं रखा था, इसे बाद में जोड़ा गया 1976 में। वो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना, उसके जरिए। इसके पीछे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें थीं, हालांकि सरकार ने उनकी सारी बातें नहीं मानी थी। इसका मकसद साफ था, भारतीय नागरिकों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाना। एक तरह से ये बताना कि भाई अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। अच्छा, तो ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। ये बात तो शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगी। 1976 का 42वां संशोधन, ये तो काफी उथल-पुथल वाला दौर था देश के लिए, है ना? आपातकाल का समय था। क्या इसका उस समय के माहौल से कोई सीधा संबंध था? देखिए, आधिकारिक तौर पर तो इसका उद्देश्य ये बताया गया कि नागरिकों में अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा दिया जाए। उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां थीं, वो निश्चित रूप से एक कारण तो थीं, लेकिन संविधान में इसे शामिल करने का जो घोषित लक्ष्य था, वो यही था कि नागरिकों को याद दिलाया जाए कि देखो, राष्ट्र निर्माण में तुम्हारी भी सक्रिय भूमिका है और कुछ बुनियादी कर्तव्य हैं जिनका पालन सभी से अपेक्षित है। इसे नाम दिया गया मौलिक कर्तव्य। और जहां तक मुझे ध्यान है, इस पूरे भाग 4A में सिर्फ एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51A। जी हाँ, सिर्फ एक, अनुच्छेद 51A। लेकिन इस एक अनुच्छेद के तहत ही सारे मौलिक कर्तव्यों को लिस्ट किया गया है। जब इसे 1976 में जोड़ा गया, तब इसमें 10 कर्तव्य थे। फिर 2002 में वो 86वां संशोधन हुआ था, उसके जरिए एक और कर्तव्य जोड़ दिया गया। वो 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा से जुड़ा है। तो आज कुल मिलाकर 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये एक तरह से नागरिकों पर डाली गई नैतिक जिम्मेदारी है। हालांकि इनके कानूनी पक्ष पर थोड़ी और बात करनी होगी, वो अहम है। ठीक है, नैतिक जिम्मेदारी। यहीं पर एक कंफ्यूजन अक्सर लोगों को होता है। संविधान में एक और हिस्सा है, भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या DPSP। ये मौलिक कर्तव्यों से कैसे अलग हैं? दोनों ही एक तरह से दिशा निर्देश जैसे लगते हैं, है ना? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका और अंतर समझना जरूरी है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो देखिए, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं DPSP, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वो राज्य यानी सरकार के लिए हैं। ये वो सिद्धांत हैं जिन्हें कानून बनाते समय या नीतियां लागू करते समय सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। ये एक तरह से सरकार का मार्गदर्शन करते हैं कि देश को किस दिशा में ले जाना है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ भाग 4A के मौलिक कर्तव्य वो सीधे नागरिकों को संबोधित हैं। ये नागरिकों को बताते हैं कि भाई एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक के तौर पर तुम्हें क्या करना चाहिए। तो एक सरकार के लिए है, दूसरा नागरिकों के लिए। साफ अंतर है। अच्छा, मतलब DPSP सरकार का रोड मैप है और मौलिक कर्तव्य नागरिकों का। ये अंतर तो साफ है, लेकिन इसका लोकतंत्र पर क्या असर पड़ता है? क्या ये सिर्फ अच्छी-अच्छी बातें हैं या इनका कोई गहरा मतलब भी है? गहरा मतलब बिल्कुल है। देखिए, मौलिक कर्तव्य लोकतंत्र को सिर्फ अधिकारों का मंच बनाने के बजाय उसे जिम्मेदारियों का भी क्षेत्र बनाते हैं। जब नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होते हैं, जैसे संविधान का सम्मान करना या राष्ट्रीय एकता बनाए रखना या फिर सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, तो वो अनजाने में ही लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत कर रहे होते हैं। ये राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करते हैं एक तरह से। सोचिए, अगर हर नागरिक सिर्फ अपने अधिकारों की ही मांग करे और कर्तव्यों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दे, तो समाज कैसे चलेगा? ये संतुलन बनाने की कोशिश है। बात तो सही है, बिल्कुल। चलिए अब उन कर्तव्यों पर आते हैं जो अनुच्छेद 51A में दिए गए हैं। आपने बताया कुल 11 हैं। क्या हम कुछ मुख्य कर्तव्यों और उनके पीछे की सोच को समझ सकते हैं थोड़ा विस्तार से? वो राष्ट्र और उसके प्रतीकों के प्रति सम्मान से जुड़ा है। जैसे पहला ही कर्तव्य है,
संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना। इसी से जुड़ा है स्वतंत्रता संग्राम के जो महान आदर्श थे उनको संजोना और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। हाँ, ये तो किसी भी राष्ट्र की नींव है। संविधान, झंडा, गान, एकता, इनके बिना तो राष्ट्र की कल्पना ही मुश्किल है। सही बात है। बिल्कुल, ये सिर्फ रस्मी चीजें नहीं है, ये हमारी सामूहिक पहचान और राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक है ना? इनका सम्मान करना दरअसल उस विचार का सम्मान करना है जिसे हम भारत कहते हैं। फिर एक और कर्तव्य है, देश की रक्षा करना और जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए तैयार रहना। ये नागरिक की राष्ट्र के प्रति सीधी जिम्मेदारी को दिखाता है। और इसके अलावा क्या कुछ सामाजिक या व्यक्तिगत स्तर के कर्तव्य भी शामिल है इसमें? हाँ, बिल्कुल है। एक महत्वपूर्ण ग्रुप जो है वो सामाजिक समरसता और सुधार से जुड़ा है। जैसे सभी नागरिकों में भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। ये भावना धर्म, भाषा, क्षेत्र या वर्ग के भेदभाव से परे होनी चाहिए। और खास तौर पर ऐसी प्रथाओं को त्यागना जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों। ये देखिए, सीधे सीधे समाज की जो कुछ कुरीतियां हैं उन पे चोट करता है और एक बेहतर समाज बनाने की बात करता है। महिलाओं के सम्मान की बात ये तो आज भी उतनी ही, बल्कि शायद ज्यादा प्रासंगिक है। और भाईचारे की भावना भी, खासकर आजकल के माहौल में तो बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से। इसी कड़ी में एक और बेहद अहम कर्तव्य है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। जरा सोचिए, एक समाज आगे कैसे बढ़ेगा अगर वो वैज्ञानिक सोच को नहीं अपनाएगा, अगर वो पुरानी रूढ़ियों में ही जकड़ा रहेगा। ये कर्तव्य नागरिकों को तर्कशील और प्रगतिशील बनने के लिए प्रेरित करता है। आज के इस पोस्ट ट्रुथ युग में जहां गलत सूचनाएं इतनी तेजी से फैलती हैं, इस कर्तव्य का महत्व मुझे लगता है और भी बढ़ जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, हाँ, ये सिर्फ साइंस पढ़ने की बात नहीं है, ये तो सोचने का एक तरीका है। ये बात बहुत जरूरी है। और कौन से कर्तव्य हैं? पर्यावरण और संस्कृति की रक्षा से जुड़े कर्तव्य। हमारी जो मिलीजुली संस्कृति है, कंपोजिट कल्चर जिसे कहते हैं, उसकी गौरवशाली परंपरा का सम्मान करना और उसे बचाए रखना। साथ ही प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, जिसमें जंगल, झीलें, नदियां, वन्य जीव सब शामिल हैं, और सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना। आज जब हम क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तब पर्यावरण की रक्षा का कर्तव्य कितना अहम हो गया है, ये हम सब जानते हैं। और हाँ, एक और, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। अक्सर हम विरोध प्रदर्शनों वगैरह में देखते हैं कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। ये कर्तव्य सीधे तौर पर इसे गलत ठहराता है। बिल्कुल, सार्वजनिक संपत्ति मतलब हम सबकी संपत्ति है ना। उसे नुकसान पहुंचाना मतलब अपना ही नुकसान करना। और हिंसा से दूर रहना तो किसी भी सभ्य समाज की पहली शर्त है। और आखिर में वो 11वां कर्तव्य जो बाद में जोड़ा गया, हर माता पिता या अभिभावक का ये कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करे। ये शिक्षा के अधिकार को, जो अब मौलिक अधिकार भी है, उसको एक तरह से बल देता है, सपोर्ट करता है। तो ये कर्तव्य तो काफी व्यापक हैं, मतलब राष्ट्रीय सम्मान से लेकर व्यक्तिगत सोच, सामाजिक सुधार, पर्यावरण, शिक्षा, लगभग हर पहलू को छूते हैं। लेकिन अब वही बड़ा सवाल घूम फिर कर आता है, अगर कोई इनका पालन न करे तो क्या उसे सजा हो सकती है? आपने शुरू में कहा था कि ये नैतिक जिम्मेदारी है, तो इसका कानूनी पहलू क्या है? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। हाँ, यही सबसे अहम और अक्सर बहस का मुद्दा रहने वाला पहलू है। देखिए, सामान्य तौर पर मौलिक कर्तव्य सीधे तौर पर कानून द्वारा प्रवर्तनीय यानी इन्फोर्सेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई नागरिक, मान लीजिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं अपनाता या भाईचारे को बढ़ावा नहीं देता, तो उसे सीधे अदालत में ले जाकर सजा नहीं दी जा सकती। संविधान खुद ऐसी कोई सीधी सजा का प्रावधान नहीं करता है इनके लिए। तो फिर इनका क्या मतलब रह गया? अगर इन्हें लागू ही नहीं किया जा सकता, तो क्या ये सिर्फ संविधान में लिखी अच्छी अच्छी बातें बनकर नहीं रह जाते? असल जिंदगी में इनका असर कैसे दिखेगा फिर? देखिए, सवाल बिल्कुल वाजिब है, पर ऐसा नहीं है कि इनका कोई मतलब नहीं। सीधे तौर पर प्रवर्तनीय न होने के बावजूद इनका महत्व कई स्तरों पर है। पहला, इनका शैक्षणिक और नैतिक महत्व बहुत ज्यादा है। ये नागरिकों को लगातार याद दिलाते हैं कि भाई, तुम्हारे अधिकार असीमित नहीं है, तुम्हारे कुछ दायित्व भी है। ये स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, नागरिक शिक्षा का हिस्सा है। इनका उद्देश्य एक जिम्मेदार नागरिक मानस तैयार करना है। दूसरा, इनका अप्रत्यक्ष कानूनी महत्व भी है।
अदालतें किसी कानून की संवैधानिक वैधता की जांच करते समय मौलिक कर्तव्यों को ध्यान में रख सकती हैं। मतलब, अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो किसी मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने में मदद करता है, तो अदालत उस कानून को ज्यादा तर्कसंगत मान सकती है। तीसरा, कुछ कर्तव्यों को लागू करने के लिए संसद ने अलग से कानून बनाए भी हैं। ये भी समझना जरूरी है। जैसे राष्ट्रीय ध्वज, संविधान या राष्ट्रीय गान के अपमान को रोकने के लिए कानून मौजूद है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। पर्यावरण संरक्षण के लिए तो कई कानून हैं। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कानून है। तो जहां संसद को लगा कि जरूरी है, वहां उन्होंने कर्तव्यों को कानूनी जामा पहनाया है। अच्छा, मतलब ये पूरी तरह से दंतहीन भी नहीं है। कुछ मामलों में तो स्पेसिफिक कानून है और बाकी मामलों में ये एक मार्गदर्शक सिद्धांत की तरह काम करते हैं, अदालतों के लिए भी और नागरिकों के लिए भी। लेकिन इन्हें सीधे लागू ना करने के पीछे क्या सोच रही होगी? क्यों नहीं बनाया गया इन्हें एनफोर्सेबल? इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो जैसा मैंने कहा, कई कर्तव्य बहुत व्यापक और नैतिक किस्म के हैं, जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना या भाईचारे को बढ़ावा देना। अब इन्हें कानूनी तौर पर परिभाषित करना और फिर ये जांचना कि कोई इनका पालन कर रहा है या नहीं, ये बहुत मुश्किल होता। किस हद तक कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना रहा है, ये कैसे तय होगा? ये व्यावहारिक दिक्कतें हैं। दूसरा, शायद संविधान निर्माता नागरिकों पर बहुत ज्यादा कानूनी बाध्यताएं नहीं थोपना चाहते थे, खासकर उन क्षेत्रों में जो व्यक्तिगत नैतिकता और सोच से जुड़े हैं। वो इसे शायद स्वैच्छिक और प्रेरणादायक रखना चाहते थे, न कि डंडे के जोर पर लागू करवाने वाला। ये भी एक पहलू है, सोचा जा सकता है। और जैसा कि हमारे नोट्स में भी जिक्र है, यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर मौलिक कर्तव्यों और डीपीएसपी के बीच अंतर, इनके महत्व और कानूनी स्थिति पर सवाल पूछे जाते हैं। इससे ये तो साफ है कि शासन प्रशासन की समझ के लिए इन्हें कितना जरूरी माना जाता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि जो लोग देश चलाने की जिम्मेदारी लेने वाले हैं, उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो न सिर्फ नागरिकों के अधिकारों को समझें, बल्कि उनके कर्तव्यों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के महत्व को भी गहराई से जानें। चलिए एक बार मुख्य बातों को जल्दी से दोहरा लेते हैं ताकि श्रोताओं के मन में ये बैठ जाए। भाग, ये संविधान का भाग 4A है। अनुच्छेद, इसमें सिर्फ एक अनुच्छेद है, 51A। उद्देश्य, भारतीय नागरिकों के कर्तव्य निर्धारित करना। संख्या, कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कानूनी प्रभाव, मुख्य रूप से नैतिक और शैक्षणिक महत्व। सीधे तौर पर ज्यादातर प्रवर्तनीय नहीं है, पर कुछ अपवाद हैं जिनके लिए अलग कानून है। महत्व, लोकतंत्र को मजबूत करना, राष्ट्रीय एकता बनाए रखना और नागरिकों में सामाजिक और सांस्कृतिक उत्तरदायित्व की भावना जगाना। तो कुल मिला के बात यह है कि भाग 4A हमें याद दिलाता है कि नागरिकता सिर्फ अधिकारों का नाम नहीं, जिम्मेदारियों का भी नाम है। अनुच्छेद 51A के ये 11 कर्तव्य हमें एक बेहतर इंसान, एक बेहतर समाज और एक मजबूत राष्ट्र बनाने की दिशा में मार्गदर्शन देते हैं। संविधान के सम्मान से लेकर वैज्ञानिक सोच, पर्यावरण संरक्षण और भाईचारे तक काफी कुछ है इसमें। और ये समझना भी जरूरी है कि ये कर्तव्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है, जिनका सिर्फ अक्षरशः पालन करना है, रटना नहीं है इन्हें। इनका असली महत्व तब है जब नागरिक इनके पीछे की भावना को समझें और उसे अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारें। ये सक्रिय नागरिकता का आह्वान है। ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि देश आगे बढ़े, ये हम सबकी, मतलब हर नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। इन कर्तव्यों का महत्व समय के साथ कम नहीं हुआ है, बल्कि मुझे लगता है कि आज के जटिल दौर में शायद और बढ़ गया है। निश्चित रूप से, बहुत सही कहा आपने। और इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं। अगर ये कर्तव्य कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, तो आज के समाज में, जहां अक्सर अधिकारों पर ज्यादा जोर रहता है, नागरिकों को इन्हें स्वेच्छा से अपनाने के लिए कैसे प्रेरित किया जा सकता है? क्या सिर्फ नैतिक और शैक्षणिक महत्व काफी है, या हमें इनकी प्रासंगिकता और इन्हें लागू करने के तरीकों पर, या शायद इन्हें और प्रभावी बनाने पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है? इस गहरी और जानकारीपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस बातचीत से मौलिक कर्तव्यों को लेकर समझ थोड़ी और स्पष्ट हुई होगी। अब विदा लेते हैं।